नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जो हम लोग अच्छे तरीके से पहला चैप्टर जो है क्लास 10th का मैथ जो है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। इस तरीके से आप लोग नहीं समझे होंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ये पहला चैप्टर का जो है चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का जो है कंप्लीट परिचय जानने वाले हैं, यानी इंट्रोडक्शन जो हम लोग कंप्लीट यानी संपूर्ण जानने वाले हैं। यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इसके बाद जो है आप लोगों का पहला चैप्टर का 1.1, 2, 3 और 1.4 जो है ये आसानी से जो है बन जाएगा। यदि आप इस वीडियो को जो है पूरा देख लेते हैं तो वीडियो को जो है भगा भगा के नहीं देखना है, अस्थिर से देखना है, बिना स्किप किए देखना है और आपको जो है कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये गारंटी देते हैं। शुरू से लेकर के छोटी से छोटी संख्या से लेकर के पूरा जो है बताने वाले हैं। पूरा देखते हैं तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में जो आपको क्या क्या बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, इस टॉपिक में जो है पहला संख्या के बारे में जानने वाले हैं। 1 नंबर में संख्या के बारे में जानने वाले हैं, संख्या क्या है। इसके बाद जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जानने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जानने वाले हैं। और इसके बाद जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए जानने वाले, अच्छे तरीके से समझने हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है इसके बाद समझने वाले हम लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना जानने वाले हैं कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। इसके बाद फिर सीखेंगे जी परिमेय संख्या शांत है या अशांत, यानी संख्या जो है शांत दशमलव और अशांत दशमलव को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। इतना चीज को आप लोगों को कंप्लीट जो है बताने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों को पहला चैप्टर का जो है पूरा जो है जितना भी एक्सरसाइज है सभी समाप्त हो जाएगा यदि आप पूरा अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से इसके बाद बात करें तो यहाँ सबसे पहले समझते हैं संख्या के बारे में। संख्या किसको कहेंगे? अंक जो होता है, अंक अंक हम लोग किसको कहते हैं? अंक की बात करें तो डिजिट जो है ये अंक में आ जाएगा सभी, जैसे 0, 1, 2, 3। इस तरीके से जो है संख्या जो चलते जाती है, जितना भी अंक होती है ये सब अंक कहलाती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जितना भी आएगा जो हम ये सारे के सारे जो है अंक कहलाते हैं। अंक समझ गए होंगे। अब ये अंकों से ही बहुत सारी संख्या बनते हैं। अब बात करें तो पूछा जाएगा कुल अंक कितना है, कुल अंक की संख्या कितना है, तो कुल अंक जो होता है ये होता है 9 ठो ही होता है। जितना भी संख्या है, ये संख्या तो बहुत होगा लेकिन कुल अंक की बात करें तो 9 ही होगा। 10 होता है, नहीं टोटल 10 अंक होता है। 9 तक जो होता है ये टोटल 10 अंक होता है। जैसे 1 0 से शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसके बाद 7 हो गया, 8, 9। इसके बाद 10 जो देते हैं फिर वो एक और 0 से बनता है। इसीलिए टोटल यहाँ से लेकर ये जो सारे के सारे जो है ये अंक कहलाते हैं, डिजिट कहलाते हैं। और कुल डिजिट की बात करें तो कुल अंक की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है 10। कुल अंक जो होता है ये 10 होता है। कुल अंकों की संख्या 10 होते हैं, तो कुल अंक जो होता है ये 10 होता है। और इसके बाद जो है अब ये संख्या कितना होता है, तो संख्या की बात करें तो 0 से लेकर के जितना भी जाएगा अंक तक वो सारे के सारे संख्या कहलाएगा। संख्या जो होता है ये अनंत होता है। संख्या की संख्या ये संख्या अनंत होता है। और अंक की बात करें तो अंक सिर्फ 10 होता है, लेकिन संख्या जो टोटल होता है ये अनंत होता है। अनंत संख्या हो गया अनंत। अब इसके बाद जो है ये संख्या के बहुत सारे प्रकार है। संख्या की बात करें तो संख्या में बहुत सारे प्रकार आ जाते हैं, जिनमें से पहले की बात करें तो हम पहले यहाँ से जान लेते हैं। 1 नंबर में आ जाएगा सबसे पहले प्राकृत संख्या, जिसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृत संख्या में जो है हम लोग किसको कहते हैं, तो प्राकृत संख्या जो होती है सबसे पहले इसका परिभाषा बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, तो गिनती हम लोग 1 2 से शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो संख्या जाएगी इसको हम लोग कहेंगे प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग गिनती की संख्या कहते हैं, क्योंकि गिनती 1 से ही शुरू करते हैं। ये हो गया प्राकृतिक संख्या। दूसरा संख्या की बात करें तो दूसरा आ जाता है यहाँ से एक चीज और पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होगा। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रहा है,
तो 1 हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, इसलिए जो है इसका जो आंसर जो होगा ये हो जाएगा अनंत। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत हो गया। इसके बाद अब हम लोग समझते हैं दूसरा जो है क्वेश्चन जो आता है, ये आता है प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या समझ के अब आता है पूर्ण संख्या। दूसरा आ जाता है पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होता है इसका भी परिभाषा यही से जो शुरू होता है, ये प्राकृतिक संख्या यहीं से बनता है। इसका जो है पूर्ण संख्या की परिभाषा में हम लोग लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती है। प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती है। जैसे प्राकृतिक संख्या हम लोग 1 से शुरू करते थे ऐसे, और ये जो है संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती थी। लेकिन इसके यदि शुरू में शून्य मिला देते हैं, 0 को शामिल कर देते हैं, तो ये बन जाती है पूर्ण संख्या। जो है इसको परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर जो है पूर्ण संख्या बनती है। अब पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो गया, पूछा जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगा 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो गया। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात करते ये भी अनंत तक गया है, तो इसको बोल सकते हैं अनंत हो गया जी, ये अनंत। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत हो गया और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है ये 0 हो गया। तो 2 संख्या के बारे में हम लोग समझ गए। अब यहाँ से जो है पूछा जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछा जाए ये बोल देंगे अनंत हो जाएगा। अब पूर्ण संख्या के बाद जो है इसमें समझते हैं तीसरा संख्या जो आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तीसरा संख्या की बात करते हैं, तीसरा संख्या का नाम है पूर्णांक संख्या, हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या, तीसरा का नाम है। तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या लिखेंगे, तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा में हम लोग लिखेंगे कि पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। इसे इंटीजर नंबर भी हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। और चलिए एग्जाम्पल के लिए जैसे समझे, जैसे इसमें परिभाषा बताए कि पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता था, 0 1 2 3 4 इस प्रकार से जो है पूर्ण संख्या शुरू होता था। लेकिन यदि इस पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को मिलाते हैं, जैसे -1 हो गया और -2 हो गया और -3 हो गया, इस प्रकार से डॉट डॉट चलता रहे, तो इस प्रकार की संख्या को जो हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या का परिभाषा जो है समझ गए अच्छे तरीके से। और पूर्णांक संख्या में हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती है उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो है 0 भी आ जाएगा, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या भी आ जाएगा, माइनस में जो संख्या होगा वो भी आ जाएगा, इसको जो है पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या समझ गए होंगे। अब पूर्णांक संख्या को हम लोग जो है इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। और इसमें ये भी याद रखना है धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या दोनों आता है और साथ में साथ 0 भी शामिल होता है। यहाँ से एक चीज और पूछा जाता है, एक चीज ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या कहलाएगा। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बात करें तो इधर जो होता है, इधर इधर अनंत तक होता है, इधर अनंत तक, और इधर भी जो होता है अनंत तक। इसका मतलब इधर सबसे छोटी पूर्णांक संख्या भी अनंत तक है और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी अनंत तक। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों पूर्णांक संख्या बात करें तो अनंत ही हो जाएगा, इसका सही आंसर यहाँ पे समझ गए होंगे, अनंत हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाता है अनंत, ये समझ गए। इसके बाद यहाँ से एक चीज समझना है, जोड़ घटा क्या होता है, जोड़ घटा कैसे करते हैं, और यहाँ पे जोड़ घटा को अच्छे तरीके से समझाएंगे। चलिए उसको जो है लास्ट में समझाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। इसको क्या समझते हैं, इसके बाद अगला संख्या आ जाता है सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं, तो सम संख्या की परिभाषा बात करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य होती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाती है उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। परिभाषा इस तरीके से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है, जैसे 0 हो जाएगा, विभाज्य का मतलब भाग लग जाना। जैसे 0 में 2 से भागा देंगे तो भाग लग जाएगा 0 बार में, 0 बार में। इसके बाद 2 जो है ये भी सम संख्या कहलाएगा क्योंकि 2 से भाग लग जाता है। 4 कहलाएगा। 4 के बाद आ जाएगा, यहाँ पर बात करें तो 4 के बाद जो संख्या आएगा उसको हम लोग बोलते हैं 6 आ जाएगा। 6 के बाद 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12। इस तरीके से जिसमें 2 से भाग लग जाएगा
उसी को हम लोग बोलेंगे सम संख्या। तो सम संख्या भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सम संख्या क्या है? तो सम संख्या के बाद अब जो आता है यहाँ से सम संख्या में अच्छा एक चीज और भी याद रखना है, धनात्मक भी हो सकता है सम संख्या, ऋणात्मक भी हो सकता है। कहने का मतलब ये जो लिखे, ये यहाँ पे अगर रहता कि -12 तो ये भी सम संख्या हो सकता है, -14 ये भी सम संख्या है, क्योंकि इसमें भी 2 से तो भाग लग रहा है ना, इसीलिए ये भी सम संख्या कहलाएगा। तो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है सम संख्या की बात करें तो। अब बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं? विषम संख्या की बात करें तो एक चीज यहाँ पे आप याद रख सकते हैं सम संख्या में। चलिए पहले विषम संख्या बता देते हैं, फिर सम संख्या में और विषम संख्या में, दोनों में एक ही साथ समझा देंगे। विषम संख्या का परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती है उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या सब आ जाएगा, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब 2 से भाग नहीं लग रहा है इसमें, इसीलिए जो है ये विषम संख्या कहलाएगा। माइनस में भी हो सकता है, -3, -5, -7, ये सब -1, ये सब जो है विषम संख्या कहलाएगा। तो जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है उसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। तो चलिए विषम संख्या और सम संख्या में दोनों में समझते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कोई भी संख्या जो होता है वो सम है या विषम है? तो सम संख्या के पहचानने का नियम है, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक जो होता है 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो हम लोग बोलेंगे वो सम संख्या है। कैसे? जैसे मान लीजिए 8, 4, 6, 5 और 4 है, लास्ट में देखना इकाई दो है, ये से पढ़ते हैं ना, तो इकाई स्थान पे क्या है? इकाई स्थान पे 4 आ रहा है, इसका मतलब ये 4 संख्या आ रहा है, ये पूरा संख्या जो है ये सम संख्या है, यानी 2 से भाग लग जाएगा। तो जिस भी संख्या के शुरू में जो है यानी इकाई अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो उसको हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे ये सम संख्या है। वैसे ही विषम संख्या के भी पहचानने के कुछ नियम है। अगर किसी भी संख्या के शुरू में जो है यानी इकाई अंक जो होता है ये 1 रहे या 3 रहे या 5 रहे या 7 रहे या 9 रहे, अगर इस प्रकार से रहे तो हम लोग उसको बोलेंगे ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या और सम संख्या में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 1, 3, 5, 7, 9 अगर रहे किसी भी संख्या के लास्ट में तो उसको बोलेंगे विषम संख्या है, और यदि 0, 2, 4, 6, 8 रहे किसी भी संख्या के लास्ट में उसको हम लोग बोलेंगे सम संख्या है। इसको समझ गए होंगे। तो सम और विषम समझ गए। अब इसके बाद आ जाता है अगला संख्या जिसका नाम है भाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। किसको कहते हैं? तो भाज्य संख्या की परिभाषा बोले हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 1 से बड़ी हो तथा 1 और 100 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आप लोग परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब भाज्य संख्या को हम लोग जो है समझते हैं। भाज्य संख्या शुरू होती है 4 से, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो 4 होती है, 6 और इसके बाद जो है 8, इसके बाद 9, इस प्रकार से जो है संख्या होती है। इसको अच्छे तरीके से समझना है तो चलिए आपको जो है बताते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे 4 हो गया सबसे छोटी भाज्य संख्या, 6, 8, 9, 10, इस प्रकार से जो है 10, 12, इस प्रकार से संख्या जाते जाएगा। अब यहाँ से पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये 4 है सबसे छोटी भाज्य संख्या, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या तो अनंत तक जा रहा है, इसका मतलब अनंत है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत हो जाएगा, सबसे बड़ी भाज्य संख्या ये हो गया। अब यहाँ से एक चीज आता है यहाँ से कि कैसे पहचानेंगे कि ये भाज्य संख्या ही है, तो परिभाषा अभी बताए, यानी 1 से विभाजित होगा ये, यानी जो है ये संख्या जो है ऐसे समझ सकते हैं 3 अलग अलग गुणनखंड होना चाहिए, यानी 1 से भी खाएगा, 1 से भी विभाजित होगा, और ये जो खुद संख्या जो है इससे भी विभाजित होगा, इसके बाद जो है एक कोई और संख्या से भी विभाजित होगा। जैसे देखिए 4 जो है, 4 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब कम से कम 3 को अलग अलग गुणनखंड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे 1 को यदि बोले तो 1 तो 1 ही से खा रहा है, 1 से खा रहा है और कोई संख्या से नहीं खा रहा है, मतलब अलग अलग संख्या से नहीं खा रहा है, तो ये जो है विषम संख्या क्या कहते हैं, भाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद 2 की बात करें तो 2 भी 1 से तो खा रहा है, 2 से खा रहा है, लेकिन और कोई संख्या से नहीं खा रहा है, मतलब कम से कम 3 को अलग अलग गुणनखंड होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे जो है भाज्य संख्या। तो ये भी नहीं है। 3 की बात करें तो ये 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है और कोई संख्या से नहीं कट रहा है,
तो दो ही संख्या से कट रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या ये नहीं है। ये भी इसीलिए है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 आता है। 4 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। कम से कम 3 अलग अलग गुणनखंड है, ये भाज्य संख्या है। 6 भी देखे तो 6 भी 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड है इसमें भी, तो ये भी क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। तो 4 6 8 9 10 ये सब जो है भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत। तो चलिए अब जो है भाज्य संख्या समझ गए। अब इसके बाद हम लोग 7 नंबर में समझ लेते हैं अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का भी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं ऐसे। अभाज्य संख्या का परिभाषा में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 1 से बड़ी है, ऐसी संख्या जो 1 से बड़ी है तथा एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए और इसके साथ साथ 1 से खाएगा और उसके बाद जो है वो खुद से खाएगा, वो संख्या जो होगा उसके बाद अलावा किसी और संख्या से नहीं भाग लगेगा उसमें, तब हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या शुरू जो होता है ये होता है 2 से। 2 बोलेंगे, 3 होगा, इसके बाद 5 होगा, 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 11 हो गया, 13 हो गया। इस तरीके से जो जाएगा ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कि अनंत तक गया है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत बोल देंगे। तो अब कैसे पहचानेंगे अभाज्य संख्या ही है, तो परिभाषा अभी तुरंत बताए कि ऐसी संख्या जो 1 से बड़ी है, 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा तो 1 तो होगा नहीं, ये तो सीधा पता चल गया। दूसरा 1 से बड़ी हो तो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से न खाए। जैसे 2 देख सकते हैं, 1 से ही करता है, 2 से ही करता है और किसी से नहीं करता है तो ये अभाज्य संख्या है। 3 भी देखिए 1 से करता है और 3 से करता है, किसी और से नहीं करता है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है अभाज्य संख्या को भी अच्छे तरीके से समझ गए। तो किस प्रकार से अभाज्य संख्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 से लेकर के, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि 1 से लेकर के 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर के कुल 50 तक में, 1 से लेकर के 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से लेकर के 50 तक में बात करें तो टोटल 15 अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर के 50 तक में टोटल 15 अभाज्य संख्या है। यहाँ से अब पूछा जाता है 50 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। तो 50 से लेकर के 100 तक में बात करें तो 50 से लेकर के 100 तक में 10 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बन जाता है क्वेश्चन, जिसमें पूछा जाता है 1 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से लेकर के 100 तक में अभाज्य संख्या की बात करें तो टोटल हो जाएगा, जैसे देख सकते हैं 1 से 50 तक में 15, 50 से 100 तक में 10। तो अब जो है 1 से 100 तक में जो बन गया ये टोटल बन गया 15 10 25 हो जाएगा। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, 25 हो गया। तो 1 से लेकर के 100 तक में जो है कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। ये हो जाएगा 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है ये 11 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की ये जो है 97। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की 11। अब यहाँ से पूछा जाएगा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 101 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 हो जाएगा और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होती है ये 997 हो जाती है। 997 ये सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 3 अंकों वाली। अब यहाँ पे समझ गए होंगे। और एक चीज याद रखना है कि 2 अभाज्य संख्या का मौसौ जो होता है यानी एचसीएफ जो होता है ये हमेशा 1 आती है। 2 तो यदि अभाज्य संख्या कोई भी अभाज्य संख्या हो, इनमें से जो है कोई भी 2 अभाज्य संख्या को ले लेंगे, उसका यदि हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो ये जो है हमेशा जो है 1 आएगा। 2 अभाज्य संख्या का एचसीएफ जो है हमेशा 1 आता है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। अभाज्य संख्या के बाद जो है यहाँ पर आता है हम सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। 8वां नंबर में आ जाएगा सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो लिख सकते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या की भी हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं। सह अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है ऐसी संख्या का जोड़ा, ऐसी संख्या का जोड़ा जिनका एचसीएफ 1 हो उसे
सह आभास संख्या कहते हैं। हम लोग जब बनाते हैं कि सह आभास संख्या, जैसे हम लोग परिमेय संख्या को सिद्ध करते हैं तो लिखते हैं सह आभास संख्या। तो सह आभास संख्या होता क्या है ये समझिए। तो सह आभास संख्या उसको हम लोग बोलते हैं कि ऐसी संख्या का जोड़ा जिनका एचसीएफ हमेशा एक हो, यानी जो है जिनका एचसीएफ एक हो, उसे जो है सह आभास संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 4, 3 और 4 एक जोड़ा में है, तो 3 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, तो ये जो है सह आभास संख्या है। ऐसे ही 2 और 3 एक जोड़ा में है, तो 2 और 3 का एचसीएफ 1 आएगा, ये भी हो गया। इसके बाद 3 और 5 ये भी जो है जोड़ा में है, और जोड़ा में है लेकिन इसका एचसीएफ 1 आएगा, ये भी क्या कहलाएगा, तो आभास संख्या। तो आभास संख्या में क्या होगा, तो 2 को होगा, कोई भी 2 संख्या लीजिए जिसका एचसीएफ 1 निकल रहा है, तो वो जो है आभास संख्या, सह आभास संख्या कहलाएगा। इस तरीके से हम लोग सह आभास संख्या को अच्छे तरीके से समझ गए। चलिए अब आगे जो है और भी बताते हैं। अब समझ लेते हैं यहाँ पर जो है परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या के जिसे को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या का हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर जो है p और q पूर्णांक होता है, और q जो होता है ये 0 के बराबर नहीं होता है। p तथा q जो होता है ये पूर्णांक होता है, p तथा q पूर्णांक होता है, लेकिन q जो होता है q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो है q 0 के बराबर नहीं होता है। इसको भी याद रखना है, तब हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या होता है। तो ये परिमेय संख्या समझ गए परिभाषा। अब परिमेय संख्या में जो है जैसे p बटे q के रूप में होना चाहिए, यानी जो p बाय q के रूप में, यानी p बटे q के रूप में होना चाहिए, बटे में लिख सकते हैं जिसको, उसे ही परिमेय संख्या बोलेंगे। और q जो है नीचे वाला ये जो q जो होता है 0 बटे में नहीं होना चाहिए, तब बोलेंगे। जैसे 0 जो है 0 भी एक परिमेय संख्या है, ऐसे याद रख सकते हैं 0 एक क्या है, तो 0 जो है एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद 1/2 परिमेय संख्या है, 2/3 परिमेय संख्या है, -2/3 भी परिमेय संख्या है, और 4.5 जो रहेगा ये भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग यदि ऐसे हटाते हैं, पॉइंट का 1 आता है, 1 अंक है तो बगल में 0, 1 45/10 आ जाता है, बटे में आ गया, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं परिमेय संख्या। एक चीज और याद रखना है यहाँ से, एक चीज कि परिमेय संख्या में हम लोग बात करें तो 3.2 पर पावर 2 पर जो है रिकरिंग अगर लगा रहे हैं, इस प्रकार से 3.25 पर रिकरिंग लगा रहे हैं, तो हम लोग इसको भी बोलेंगे परिमेय संख्या, क्योंकि इसको जो हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्या में आ जाएगा। अगर लिखा रहे √4 तो √4 परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि √4 का वर्गमूल आता है 2/1 है, कुछ नहीं है, इसलिए जो है √4 भी क्या है, परिमेय संख्या है। इस तरीके से परिमेय संख्या को समझ गए। अब परिमेय संख्या के बाद आता है अपरिमेय संख्या। चलिए अपरिमेय संख्या को समझते हैं। तो अब जो है यहाँ से समझते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की परिभाषा जिसको हम लोग जो है इरेशनल नंबर कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा में लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पर बात करें तो अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल में जो आ जाएगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा अपरिमेय संख्या में √2 हो गया, इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे भी याद रखना है, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उसका वर्गमूल भी पूरी तरीके से जो है पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, तो भी हम लोग जो है अपरिमेय संख्या बोलेंगे। यदि वर्गमूल जो है अशांत दशमलव आता है तो उसको हम लोग जो है अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे देख सकते हैं ये जो है √2 हो गया, ये अपरिमेय संख्या है। इसके बाद √3 भी जो है ये अपरिमेय संख्या है। पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई जो है पाई एक अपरिमेय संख्या, इसको याद रखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद और भी बहुत सारी संख्या है, जैसे 3.14285 है, डॉट डॉट इस प्रकार से लगा है, ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक ही संख्या बार बार अगर नहीं दोहराएगा तो अपरिमेय संख्या में आ जाएगा दशमलव संख्या के बाद। इस तरीके से ये अपरिमेय संख्या है। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से भी संख्या रहता है कि 2 दशमलव, जैसे लिख सकते हैं 2.14 इस प्रकार से अगर बढ़ते जाए तो भी ये जो है अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक बार है, यहाँ पे 2 बार आ जाता है, यहाँ पे 3 बार, अलग अलग संख्या आती है, जिसके कारण ये जो है अपरिमेय संख्या होती है। और यहाँ पे एक अगर एग्जाम्पल ले तो 5 +
और रूट 3 जो है ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये तो परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय है। रूट 3 जो है, इसलिए जो है ये पूरी संख्या जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अपरिमेय संख्या को समझ गए। यहाँ से ये याद रखना है, नोट में ये याद रखना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कि पाई जो होती है ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो होती है 22/7 ये एक परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान जो है ये परिमेय संख्या है, ये याद रखना है। अब इसके बाद आता है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बाद हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। वास्तविक संख्या, क्योंकि इस चैप्टर का ही तो नाम है वास्तविक संख्या। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का ही नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या की परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या का रूप हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। चाहे परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, दोनों में से अगर कोई भी संख्या हो या दोनों संख्या हो तो हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या है, सीधा बोल देंगे। तो वास्तविक संख्या, क्योंकि ये परिमेय और अपरिमेय संख्या जो है ये वास्तविक संख्या से ही तो निकला हुआ है, इसीलिए इसको जो हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या में 2 जो है ये परिमेय संख्या है लेकिन ये वास्तविक संख्या भी हो जाएगा। रूट 2 जो है ये अपरिमेय संख्या लेकिन ये भी जो है वास्तविक संख्या में आ जाएगा। 3 रूट 2 ये भी जो है अपरिमेय संख्या है लेकिन ये वास्तविक संख्या में आ जाएगा। इस प्रकार से वास्तविक संख्या समझ गए। पाई भी जो है ये अपरिमेय संख्या लेकिन वास्तविक संख्या कहलाएगा। 22/7 वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि क्या बताइए परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो एकदम परिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या होती है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। लेकिन यहाँ से पूछा जाएगा क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो अपरिमेय भी होती है, इसलिए सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। सभी परिमेय संख्या भी क्या कहते हैं, सभी वास्तविक संख्या भी अपरिमेय संख्या भी नहीं होता है, ये भी याद रखना। लेकिन सभी परिमेय संख्या वास्तविक होती है, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, इतना याद रखना है। अब यहाँ से जो है पूर्णांक संख्या के 2 प्रकार होते हैं, इसको भी याद रखना है। पूर्णांक संख्या बताए थे उसमें धनात्मक और ऋणात्मक, ये तो बता दिए थे। धनात्मक संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे रहे तो धनात्मक, अगर माइनस में रहे उसको हम लोग ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसके बाद जो है कुछ चीजें हैं इसको आप लोगों को याद रखना है। हम नोट में लिखा रहे हैं, आप लोग जो इसको हम बोलते जाते हैं, इसको आप लोग जो है नोट करके लिख सकते हैं, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या है तो सबसे पहला लिख सकते हैं, यहाँ पर हम नोट में लिखा रहे हैं। सबसे पहला लिखना आपको 1 नंबर में लिखना है कि सभी परिमेय संख्या और यानी सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या होती है, परंतु सभी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय नहीं होती है, यानी अलग अलग नहीं होती है, दोनों हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय भी होती है और अनंत अपरिमेय भी होती है। तीसरा पॉइंट याद रखना है, 2 अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या होती है, हो सकती है। आगे चौथा याद रखना है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। चौथा पॉइंट याद रख सकते हैं, 2 परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय होता है, 2 अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है। एक अशून्य संख्या और परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या में जो है अपरिमेय संख्या ही होता है, यानी जो है एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल और गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये याद रखना है। अगला पॉइंट याद रखना है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का भागफल और गुणनफल कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय होता है। इस तरीके से आप लोग जो है याद रख सकते हैं। इसके बाद और भी संख्या है जिसको बताते हैं आपको। इसके बाद आ जाता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। इसको नहीं समझेंगे ये क्वेश्चन 1 नंबर का बनेगा ही नहीं, 1.1 का क्वेश्चन, इसी को अच्छे तरीके से समझना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो होती है ये कहती है यदि a और b धनात्मक पूर्णांक है तो 2 ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान होते हैं, यानी कि a बराबर bq प्लस r हो जाते हैं। अर्थात इसी को हम लोग बोल सकते हैं एक धनात्मक पूर्णांक a को दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर जो है भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं a बराबर bq प्लस r, यानी a और b दिया रहे q और r जो है आ जाता है यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे एक चीज और याद रखना है
इसमें जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर तो है, लेकिन जीरो से जो है जीरो से या तो बड़ा आता है आर या जीरो के बराबर आ सकता है। आर का मान जो है जीरो के बराबर आएगा या तो जीरो से बड़ा आ सकता है, लेकिन आर का मान से भी बड़ा होता है बी का मान, यानी जो है भाजक का मान, यानी जो बी से छोटा होता है आर, आर से जो है आर से छोटा होता है जीरो, आर से छोटा होता है जीरो या तो आर के बराबर होता है जीरो। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज समझना है, इसी को हम लोग बोलते हैं ए को भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज और समझते हैं, दशमलव प्रसार। अब समझते हैं दशमलव प्रसार के बारे में। दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार जो होता है ये दो प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। एक शांत दशमलव, दूसरा जो होता है अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव प्रकार के जो है दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। हम लोग बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार में कि इसमें जो है परिमेय संख्या का हर जो होता है ये 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का जो है होता है, तथा भाग करने पर जो है पूरा पूरा कट जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं जो है शांत दशमलव। जैसे एग्जांपल के लिए 2.5 हो गया, 3.52 हो गया, ये सब जो है शांत दशमलव कहलाएगा, क्योंकि ये शांत हो गया है, कट गया है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। अब आता है दूसरा अशांत दशमलव, इसको हम लोग बोल सकते हैं इसमें परिमेय संख्या का हर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं होता है, अर्थात जो है इसमें जो है भाग करने पर जो है ये इसमें जो है भाग करने पर जो है ये पूरा तरीके से जो है नहीं कटता है, जिसके कारण इसको जो हम लोग अशांत दशमलव बोलते हैं। जैसे 17/6 हो गया, 17 में 6 से भगा देंगे तो ये कभी कटेगा ही नहीं, इसीलिए जो है ये अशांत दशमलव कहलाएगा। 0.333 इस तरीके से अगर डॉट डॉट लगा रहे तो ये अशांत दशमलव है, क्योंकि ये कट नहीं रहा है, ये हो गया। अब यहाँ से कुछ संख्याएं आती हैं, ये अशांत दशमलव के भी अलग अलग प्रकार है। एक कहलाता है आवृत्ति, एक कहलाता है आवृत्ति, एक अनावृत्ति जो है ये, यानी अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं, आवर्ती संख्या और दूसरा अनावृत्ति संख्या। आवर्ती संख्या उसको बोलते हैं अगर आवर्ती लग जाए, मतलब 0.333 एक ही संख्या बार बार आ रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 0.3 पर आवर्ती। इस तरीके से इसको बोलेंगे जो हम लोग संख्या की आवर्ती संख्या। दूसरा आता है अनावृत्ति संख्या। अनावृत्ति संख्या उसको बोलते हैं यदि दशमलव प्रसार तो अशांत तो होगा, लेकिन ये अलग अलग संख्या आएगा, अलग अलग संख्या आएगा, इस तरीके से अलग अलग संख्या आएगा, डॉट डॉट लगा रहेगा, तो इसको हम लोग जो है बोलेंगे अनावृत्ति, जो है अशांत अनावृत्ति। ये अशांत आवृत्ति और ये अशांत अनावृत्ति, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब यहाँ से जो है एचसीएफ जो निकालते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए सीखना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जिसको बोलते हैं, उसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसको जो है समझने के लिए आप लोगों को 1.1 वाला जो है वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। 1.1 वाला जो वीडियो है उसको अच्छे तरीके से समझना होगा, जो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। आप लोग उसको देख सकते हैं, जाकर के अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 को, एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.1 को जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छे तरीके से जो है समझ सकते हैं। आप लोग जो है मैथ को जो अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं, जिसमें कि कंप्लीट मैथ आपको कवर कराएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो इसके अगले पार्ट पे अपलोड हो गया होगा, जब आप देख रहे होंगे तो जाकर के देख सकते हैं। जय हिंद।